एक ऐसा वैम्पायर कॉफिन जो किसी भी शहर में जाता है तो वहाँ पर अचानक से लोग वैम्पायर बनना चालू हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है और इस चीज को कैसे रोका जाएगा, इसे कोई रोक पाएगा भी या नहीं, ये सब बातें आपको इस कहानी में आज जानने को मिलेगी। दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है 2024 की सेलम स्लॉट, जो कि बेस्ड है स्टीफन किंग की नॉवल सेलम स्लॉट पर। IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.8 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी स्ट्रेकर से शुरू होती है, जिसने हाल ही में सेलम लॉट में एक शॉप खोली है जहां वो एंटीक फर्नीचर्स बेचता है। स्टेकर अपने एक वर्कर मिस्टर स्नो से कहता है कि आज शाम इंग्लैंड से उसका एक सामान आने वाला है, जो कि एक क्रेट है। स्नो को वो सामान मार्सन हाउस में रखना है, जो कि स्टेकर का घर है। ये सामान स्नो को सेलर में रखना था। अब स्नो अपने साथी के साथ उस क्रेट को लेकर मार्सन हाउस पहुंचता है, लेकिन स्नो का साथी डर रहा था क्योंकि उस टाउन को हॉन्टेड माना जाता है। पर स्नो उसे समझाता है और ये लोग उस क्रेट को लेकर सेलर में रखने जाते हैं। लेकिन वो क्रेट काफी भारी था और अचानक से इनके हाथ से वो छूट जाता है, जिससे उसका एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है। उसके अंदर से निकलती है मिट्टी, जिसे देखकर ये हैरान थे। पर ये लोग सावधानी से उसे एक जगह रख देते हैं। लेकिन उस क्रेट के अंदर से कोई इन्हें देख रहा था और वो स्नो को पजेस्ट कर लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। तभी पीछे से उसका साथी आके उसे आवाज लगाता है और स्नो नॉर्मल हो जाता है। इन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए वो स्नो को लेकर साथ चला जाता है। जिसके बाद कहानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पे आती है, जो कि है बेन मियर्स। बेन मार्सेल हाउस को अपनी कार में बैठा देख रहा था। वो बचपन में उस टाउन में रहा करता था और आज इतने साल बाद वो वापस आया है। वो इस टाउन में इंस्पिरेशन के लिए आया था और मार्सेल हाउस को देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, बेन एक ऑथर है जिसने कई बुक्स लिखी हैं और अब वो इस टाउन में एक रेंट का रूम लेना चाहता है। इसीलिए वो एक रियल स्टेट एजेंट के पास जाता है, यानी कि लैरी। वहाँ पे बेन सुजैन से मिलता है, जो वहाँ सेक्रेटरी का काम करती है। इनके पास रूम नहीं था, लेकिन सुजैन उसे वहाँ एक रूम के बारे में बताती है जो खाली था, जो सड़क की दूसरी तरफ था। सुजैन बेन की बुक्स पढ़ती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। वो उसके जाने के बाद उसे पहचान पाती है जब वो बुक पलट के देखती है जहाँ बेन की फोटो बनी थी। इसके बाद हम एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ एक नया बच्चा आया था जिसका नाम मार्क था। वो एक जादू की ट्रिक दिखा रहा था। तभी वहाँ का बिगड़ैल बच्चा रिची आता है, जो मार्क को मारकर गिरा देता है। लेकिन मार्क दोबारा उठता है और रिची को गिराकर उसका हाथ मोड़ देता है। तभी स्कूल का एक टीचर ब्रुक वहाँ आता है और इन दोनों की लड़ाई सुलझाता है। यहाँ हम दो और बच्चों को देखते हैं, जो कि है राल्फी और डैनी। ये दोनों भाई हैं। इसके बाद हम बेन को लाइब्रेरी में बैठा देखते हैं, जो मार्सेल हाउस के बारे में जानकारी जुटा रहा था। वहाँ सूजन और उसकी माँ भी आई हुई थी और ये लोग लाइब्रेरियन से बात करती हैं। इनकी बातों से पता लगता है कि 20 साल पहले सेलम स्लॉट, जो कि दरअसल में जेरूसलम स्लॉट है, इसलिए इसे सेलम स्लॉट कहते हैं, वहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर एक शराबी ड्राइवर ने एक कपल को मार दिया था और वो कपल बेन के पेरेंट्स थे। बेन अपनी अगली बुक पर काम कर रहा था। यहाँ सूजन एक बुक गिराती है और जोर से कहती है कि आज शाम वो ड्राइविंग इन पे जाएगी। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि ये बात बेन को पता चल जाए, और बेन ने वो बात सुन ली थी। दोस्तों, राल्फी और डैनी मार्क के घर आए थे, जहाँ वो देखते हैं कि मार्क के रूम में कई हॉरर पोस्टर लगे हुए थे और वैम्पायर टाउन का मिनिएचर रखा था। यहाँ राल्फी और डैनी को पता लगता है कि मार्क किसी से डरता नहीं है और अगर फिर से रिची ने उसे डराया तो वो वापस फाइट बैक करेगा। दोस्तों, अब राल्फी और डैनी दोनों भाई को अपने घर पहुंचना था क्योंकि अंधेरा होने वाला था और राल्फी को अंधेरे से डर लगता है। दोस्तों, मार्क फेमस मैजिशियन डैनी का फैन था और वो मैजिशियन भी ऐसा ही किया करता था। इसीलिए मार्क उसे एक माउथ ऑर्गन देता है ताकि वो उसे बजाते हुए घर जाए और इससे उसे डर नहीं लगेगा। अब बेन और सूजन ड्राइव इन में जाते हैं, जहाँ हर हफ्ते एक मूवी दिखाई जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि सूजन बॉस्टन में रहती है और अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के पास उनकी मदद करने के लिए आई थी। तब से वो यहीं रह गई। वो बस रियल एस्टेट एजेंट के लाइसेंस मिलने तक यहाँ पर है। यहाँ हम देखते हैं कि बेन और सूजन क्लोज आ गए थे। दूसरी तरफ हम राल्फ और डैनी को देखते हैं, जो कि घर जा रहे थे। तभी वहाँ से स्टारकर गाड़ी लेके गुजरता है और उन बच्चों को लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो बच्चे उनसे लिफ्ट नहीं लेते और अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जब ये दोनों भाई अपने घर जा रहे होते हैं तो स्टेकर एकदम से उनके पीछे आकर राल्फी को किडनैप कर लेता है और जब डैनी मुड़कर देखता है तो उसका भाई अचानक से गायब हो गया था। वो परेशान होकर अपने भाई को इधर उधर ढूंढने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेकर राल्फ को लेकर मार्सेल हाउस आता है।
उसने उसे बोरी में बांधा हुआ था, लेकिन उसमें एक छेद था जिससे राल्फ सब कुछ देख पा रहा था। और वो यहाँ पहली बार बार्लो की झलक देखता है, जो कि स्टारकर का मालिक है। और बार्लो राल्फी को अपना शिकार बना लेता है। इधर जेल में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं। तभी शेरिफ पार्किंसन आके जेल खोलता है और उसे बताता है कि एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई है। यहाँ पता लगता है कि शेरिफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक सर्च टीम भेज दी है और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन राल्फ का कोई पता नहीं लगता। उसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल था। वहाँ के सभी लोग राल्फ को ढूंढ रहे थे। और इस दौरान बेन की मुलाकात टीचर ब्रुक से होती है, जिसने बेन की किताबें पढ़ी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बेन शाम को सूजन को उसके घर छोड़ता है, तो खिड़की से सूजन की माँ बेन को अजीब तरीके से देख रही थी। सूजन की माँ बेन को पसंद नहीं करती क्योंकि वो आउटसाइडर है और उसकी माँ को लगता है कि सूजन उसके साथ भाग जाएगी। अब रात हो गई थी और डैनी अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसे अपने भाई के माउथ ऑर्गन की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर अपने भाई को ढूंढने जाता है, तो उसे उसके भाई का माउथ ऑर्गन जमीन पे पड़ा मिलता है और उसके पीछे का सीसॉ अपने आप मूव करने लगता है। डैनी को लगता है कि ये उसका भाई है, लेकिन वो समझ पाता उससे पहले ही बार्लो उस पर अटैक कर देता है। अब इस अटैक के बाद डैनी अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उसे बीमार फील हो रहा है, जिसके बाद डैनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ डॉक्टर से पता लगता है कि डैनी को प्रेनिशियस एनीमिया नाम की बीमारी है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनने कम हो जाते हैं। और डैनी का करंट ब्लड काउंट 40% है, जबकि उसकी उम्र के बच्चों का 80 से 85% होता है। अब सिर्फ डॉक्टर वेट करके देख सकती है कि डैनी की हालत में सुधार होता है या नहीं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि वो बाउलो का शिकार हो चुका है। कुछ देर बाद जब डैनी को होश आता है, तो अब उसे तेज प्यास लग रही थी। डैनी की मां नर्स से पानी लाने को कहती है, लेकिन डैनी को पानी की नहीं खून की प्यास लगी थी। और जब डैनी की मां मुड़ के देखती हैं, तो डैनी ने उस खून के पाउच को फाड़ के पी लिया था जो उसे चढ़ रहा था। ये देख के डैनी की मां जोर से चिल्लाती हैं। तभी अचानक डैनी को कुछ होता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डैनी का शरीर सफेद पड़ चुका था। अगले दिन हम उसका फ्यूनरल देखते हैं। डैनी को दफनाने का काम माइक नाम के एक आदमी को दिया जाता है, लेकिन माइक ने उस दिन ब्रेड और वाइन ज्यादा पी ली थी, जिस वजह से उसकी आंख देर रात में खुलती है। और अब वो देखता है कि डैनी की कब्र खुली पड़ी हुई थी, जिसे वो मिट्टी से ढकना भूल गया था। अब माइक उस पर मिट्टी डाल के उसे ढकना शुरू करता है। तभी अचानक कॉफिन हिलता है, जिसके अंदर से डैनी की मदद की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसे सुनकर माइक एकदम कंफ्यूज था। जब वो कॉफिन को खोल के देखता है, तो अंदर डैनी मरा हुआ लेटा था। उसे लगता है कि शायद उसे वहम हुआ है और अब वो उसे इग्नोर कर वापस मिट्टी डालना शुरू करता है। इसी दौरान डैनी ग्रेव से बाहर आ जाता है और अब जब माइक मिट्टी डालने जाता है, तो देखता है कि कॉफिन खुला पड़ा था और डैनी गायब था। तभी अचानक से डैनी उस पर अटैक कर देता है। इधर हम बेन को स्कूल में देखते हैं, जहां मिस्टर ब्रूक ने उसे बच्चों से बात करने के लिए बुलाया था, ताकि बच्चे मोटिवेट होकर अपना करियर राइटिंग में चुन सकें। यहाँ बेन डैनी की मौत के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि बच्चों का उस पर रिएक्शन क्या है, लेकिन टाउन में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो लोग उस पर बात नहीं करते और लोगों ने बात नहीं की, इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब शाम को ब्रूक एक बार में जाता है, जहाँ उसे माइक मिलता है। वो अजीब आवाजें निकाल रहा था और वो बीमार महसूस कर रहा था। इस समय डॉक्टर क्लिक नहीं मिलेंगे, इसीलिए ब्रूक उसे अपने घर ले जाता है और दवाइयाँ वगैरह देता है। इसी दौरान वो मार्क के गर्दन पे वैम्पायर के काटने के निशान देख लेता है, लेकिन माइक को याद नहीं था कि वो कहाँ से आए और ब्रूक यहाँ समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो बेन से मिलने उसके रूम पर जाता है, जहाँ सुजैन भी मौजूद थी। अब ये दोनों नीचे ब्रूक से मिलने आते हैं। ब्रूक जानना चाहता है कि इनके पास क्रॉस या सेंट क्रिस्टोफर का कोई लॉकेट वगैरह या कोई भी धार्मिक चीज है। ये सुनकर बेन क्यूरियस था कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा कुछ है जो इन लोगों को ब्रूक के घर जाके देखना होगा। अब बेन और सूजन ब्रूक के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ बेड पर लेटा था माइक, और यहाँ ब्रूक बताता है कि उसे वैम्पायर ने काटा है, लेकिन इन लोगों को ब्रूक की बात पर यकीन नहीं था। तब माइक इन्हें बताता है कि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है, जैसा कि वैम्पायर्स का होता है, क्योंकि उनका ब्लड कोल्ड होता है। पर जब बेन उसकी गर्दन का वो निशान देखता है तो वो गायब हो चुका था, यानी माइक पूरी तरह वैम्पायर में बदल चुका है, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद वो निशान गायब हो जाता है। वो डॉक्टर ग्लिक को बुलाने के लिए कहता है और ये लोग उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि माइक नींद में मर गया। अब ब्रूक के घर डॉक्टर ग्लिक आती है और देखती है कि मार्क का शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था।
यानी वो भी खून की कमी की वजह से मरा है। ब्रूक को लगता है कि डैनी और माइक की मौत के बीच में एक कनेक्शन है, लेकिन ग्लिक को सही से भी कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद ये लोग माइक की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। और अब आता है इस नॉवल का, यानी कि इसका सबसे क्लासिक और क्रीपी सीन, जब डैनी खिड़की पर उड़ता हुआ आता है और उसकी आंखें चमक रही थी। वो मार्क से खिड़की खोलने के लिए कहता है और मार्क जब उसे देखता है तो डैनी उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे माइक खिड़की खोल देता है और डैनी अंदर चला आता है। लेकिन माइक के पास वैम्पायर्स का एक मिनिएचर था जिसमें एक क्रॉस लगा हुआ था। डैनी माइक को बताता है कि मिस्टर बार्लो उससे मिलना चाहते हैं। ये कहकर वो मार्क की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मार्क के मिनिएचर का क्रॉस चमकने लगता है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि जब भी वैम्पायर्स इनके पास आते हैं तो क्रॉस चमकने लगता है, जबकि इसी नाम की पुरानी मूवीज में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। क्रॉस के चमकते ही मार्क हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है और वो क्रॉस का यूज करके डैनी को भगा देता है। मार्क एक हॉरर फैन था, इसीलिए वो समझ जाता है कि डैनी एक वैम्पायर है और इसी की वजह से लोग मर रहे हैं। रात में हम ब्रूक को देखते हैं जो वैम्पायर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि माइक आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ब्रूक के हाथ क्रॉस लग जाता है, जिसे दिखाकर वो माइक को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्लिक को एक नर्स से पता लगता है कि डैनी की माँ भी मर गई। उसकी मौत भी खून की कमी से हुई है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि मुर्दा घर से माइक की बॉडी गायब थी। जिसके बाद डॉक्टर ग्लिक ब्रूक से बात करने जाती है, जहाँ उसे ब्रूक घायल हालत में मिलता है। और यहाँ ब्रूक को डॉक्टर से पता लगता है कि डैनी की माँ भी मर गई है और माइक की डेड बॉडी भी गायब हो चुकी है। वो जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद हम ब्रूक के घर में सूजन, बेन और डॉक्टर को देखते हैं। और यहाँ ब्रूक अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्हें बता रहा होता है कि उनके टाउन में वैम्पायर्स का अटैक शुरू हो चुका है और वैम्पायर्स को क्रॉस, होली वाटर, व्हाइट रोजेस या गार्लिक से रोका जा सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि टाउन के सभी व्हाइट रोजेस को खरीद लिया गया है, जिन्हें स्टार्कर ने खरीदा था। यानी इन्हें पता लग गया था कि ये सब मार्सेल हाउस में स्टार्कर से शुरू हुआ था और उसका मालिक है बार्लो और स्टार्कर उसी के लिए काम करता है। लेकिन डॉक्टर को इन सब बातों पे यकीन नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं था सिवाय इसके कि माइक की बॉडी मिसिंग है। अब ये लोग डॉक्टर को डैनी की ग्रेव को खोदने का सुझाव देते हैं, लेकिन डॉक्टर ग्लिक मना कर देती है, क्योंकि अगर अंधेरा होने के बाद वैम्पायर्स जाग जाते हैं तो डैनी की माँ की लाश भी जरूर जागेगी और प्रूफ के तौर पर इन्हें वहाँ जाकर ये देखना होगा। डॉक्टर, बेन और सूजन मुर्दा घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ब्रूक की रिसर्च अभी भी बाकी थी, क्योंकि वो स्टार्कर के बारे में और जानना चाहता था, इसीलिए वो उस तरफ निकल जाता है। वो देखता है कि स्टार्कर ने सूजन की माँ को भी वश में कर लिया था, वो उसके साथ डांस कर रहा था। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जो बार्लो को मारने के लिए मार्सेल हाउस के सेलर में जाता है और वहाँ उसे ब्रूक मिलता है, जो पहले से ही कुछ ढूंढ रहा था। और तभी स्टार्कर बाहर से इन दोनों को बंद कर देता है, जिससे ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। सेलर के अंदर हम देखते हैं कि बार्लो ब्रूक पर हमला कर देता है और स्टेकर मार्क को पकड़ कर ले जाता है। इधर बेन लोग डैनी की माँ की बॉडी पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन्हें डर था कि अगर ये सच हो गया तो ये लोग उससे कैसे लड़ेंगे। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि डैनी की माँ की लाश जिंदा हो जाती है, जो अपने बेटे को आवाज लगा रही थी, जिसे देखकर इनकी हवाइयाँ छूट जाती हैं। और मेन बात यह है कि जानने पर भी कि वैम्पायर से कैसे लड़ते हैं, ये लोग कोई भी क्रॉस अपने साथ नहीं लाए थे। डॉक्टर आइसक्रीम स्टिक से क्रॉस बनाकर डैनी की माँ के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वो काम नहीं करता। इतने में डैनी की माँ डॉक्टर पर हमला कर देती है, जिसे बेन रोक रहा था। इतने में सूजन क्रॉस को चिपका लेती है। वो क्रॉस दिखाकर डैनी की माँ से डॉक्टर को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर की शामत आ गई थी। डैनी की माँ उसे काट लेती है। सूजन क्रॉस को डैनी की माँ की बैक पर लगाती है, जिसके बाद वो चादर से ही गायब हो जाती है। लेकिन डॉक्टर को डैनी की माँ ने काट लिया था और वो वैम्पायर ना बन जाए, इसीलिए डॉक्टर अपनी बॉडी में रेबीज का इंजेक्शन लगाने को सूजन से कहती है। और ये ट्रिक काम कर जाती है, क्योंकि क्रॉस लगाने पे वो ग्लो नहीं हो रहा था, यानी डॉक्टर वैम्पायर बनने से बच गई। अब रात में ये लोग ब्रूक के घर जाते हैं, जहाँ ब्रूक के घर की छत पर इन्हें डैनी और माइक खड़े दिखते हैं। यानी वैम्पायर लोगों ने ब्रूक का काम भी तमाम कर दिया था, इसलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मार्सेल हाउस में स्टेकर ने माइक को उल्टा लटका के रखा था, लेकिन माइक को मैजिक में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो खुद को खोलने की ट्रिक जानता था, जिससे वो खुद को आजाद कर लेता है। और स्टार्कर के आने पे वो रॉड से उसे मार कर खत्म कर देता है।
अब ये लोग चर्च जाकर फादर को सब कुछ बताते हैं। तभी वहाँ माइक भी आता है जो इन्हें बताता है कि इन सब के पीछे बार्लो है, जिसने ब्रूक को भी मार दिया है, क्योंकि माइक को पता चल गया था कि बार्लो ही वैम्पायर्स का हेड है। वो बार्लो को तो नहीं मार पाया, लेकिन स्टेकर जो उसके लिए काम करता था उसने उसे मार दिया है। ये कहकर वो वहाँ से होली वाटर बोतल में भर लेता है, क्योंकि माइक को अब बार्लो को मारना था। ये देख के इन लोगों की आंखें फटी हुई थी, क्योंकि 11 साल का बच्चा ये सब कुछ कर रहा था। ये जानने के बाद ये सभी लोग माइक के साथ मार्शल हाउस जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ स्टेकर की बॉडी नहीं मिलती। और जब ये लोग सेलर में चेक करने जाते हैं तो इन पर ब्रूक हमला कर देता है, जो अब वैम्पायर बन चुका था। लेकिन बेन एक लकड़ी की मदद से उस पे वार करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो उसके कंधे के पास लगा था और ब्रूक बेन को पकड़ के खींच लेता है। यहाँ बेन को पता लगता है कि बार्लो इन सब के पीछे आज रात आएगा और इनकी फैमिलीज को खत्म कर देगा। इतने में प्रीस्ट और डॉक्टर सेलर को खोल देते हैं, जिससे सूरज की किरणें अंदर पड़ती हैं और ब्रूक का शरीर जलने लगता है। और तब वो बेन को छोड़ देता है और उसी वक्त बेन लकड़ी के टुकड़े को उसके दिल के आर पार घुसा देता है, जिससे ब्रूक फाइनली खत्म हो जाता है। अब इनके लिए पहली प्रायोरिटीज है इनकी फैमिलीज, जिन्हें ये बचाकर चर्च ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ वैम्पायर्स नहीं आ सकते। लेकिन टाउन के रोजमर्रा की जिंदगी रुक गई थी, यानी ऑलमोस्ट पूरा टाउन बार्लो का शिकार बन चुका है। इसी बीच हम डॉक्टर को शेरिफ के घर पर जाता देखते हैं, जो शेरिफ से उस टाउन को बचाने के लिए कहती है, लेकिन शेरिफ वहां से भाग रहा था क्योंकि टाउन में अब कुछ नहीं बचा था। ये कहकर शेरिफ वहां से चला जाता है। उधर सूजन अपनी माँ को लेने जाती है, लेकिन बार्लो ने पहले ही उसे वश में कर लिया था और अब वो उसकी सर्वेंट बन चुकी थी। वो सूजन से बात कर ही रही होती है कि तभी एक वैम्पायर सूजन को पीछे से आके काट लेता है, लेकिन बीच में बेन आकर सूजन को बचाकर ले जाता है। उधर मार्क फादर के साथ अपने मॉम डैड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि टाउन पर वैम्पायर्स का अटैक हो चुका है और इन्हें तुरंत चर्च जाना चाहिए। लेकिन एज यूजुअल उसकी बात पे उसके माता पिता को यकीन नहीं था। तभी इनका दरवाजा कोई खटखटाता है और मार्क के डैड दरवाजा खोलकर देखने जाते हैं और उसी समय हम क्रॉस को ग्लो करता हुआ देखते हैं, यानी वैम्पायर्स वहां पहुंच चुके थे। मार्क के डैड पर अटैक हो जाता है और ये और किसी ने नहीं बार्लो ने किया था, जो एकदम से मार्क की माँ पर भी अटैक करके उसे अपना शिकार बना लेता है। तब फादर क्रॉस दिखाकर बार्लो को रोकने की मदद करते हैं, लेकिन बार्लो उसकी फेथ पर सवाल उठाकर कहता है कि क्या वो सच में एक प्रीस्ट है, जिससे फादर का विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो एक फादर को नहीं करना चाहिए। और यहाँ फादर का काम भी तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जिसके पीछे कई वैम्पायर्स पड़े थे, जिनसे बचने के लिए मार्क एक ट्री हाउस में छुप जाता है। उधर बेन सूजन को लेकर चर्च जाता है, लेकिन उसके एंटर करते ही क्रॉस ग्लो करने लगता है। बेन डॉक्टर से ये सब रोकने को कहता है। बेन डॉक्टर से सूजन को इंजेक्शन लगाने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि सूजन वैम्पायर बन चुकी है और उसे आजाद करने का एक ही तरीका है कि ये लोग उसे मार दें। लेकिन बेन ऐसा नहीं कर सकता। इतने में सूजन खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और उसके पीछे बेन भी भागता है। जब वो बाहर कई वैम्पायर्स को खड़ा हुआ देखता है और वो वापस चर्च की तरफ भागता है, उसी दौरान माइक उस पर उड़ते हुए अटैक कर देता है। लेकिन तब तक डॉक्टर ने बेन को लकड़ी का टुकड़ा दे दिया था, जिसे बेन माइक के दिल के आर पार कर देता है। और अब डॉक्टर क्रॉस दिखा के सारे वैम्पायर्स को दूर रहने को कहती है और बेन को चर्च के अंदर ले लेती है। अब डॉक्टर बेन को बताती है कि सभी वैम्पायर्स बन चुके हैं। इतने में ही वैम्पायर्स अंदर शेरिफ की लाश फेंकते हैं, यानी शेरिफ टाउन से बाहर नहीं जा पाया और वैम्पायर्स का शिकार बन गया। अगले दिन सूरज उगते ही ये लोग टाउन का चक्कर लगाते हैं। पूरा टाउन सुनसान पड़ा था और मार्क ने पूरी रात ट्री हाउस में बिताई थी। ये लोग मार्क को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं, जहां मार्क ने एक नोट छोड़ा था कि वो बार्लो को मारने जा रहा है। मार्क बार्लो को ढूंढता हुआ एक दुकान में जाता है। जब शीशा तोड़ते वक्त उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वहाँ बार्लो तो नहीं था, लेकिन डैनी उसके खून की महक सूंघकर उस पर अटैक करने आता है। लेकिन मार्क के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा था, जिसने उसे डैनी के दिल में घुसा दिया था और डैनी भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद बेन और डॉक्टर को मार्क मिल जाता है। ये लोग मार्क को लेकर वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन मार्क अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है और अगर इन लोगों ने बार्लो को भी नहीं रोका तो वो और शहरों को बर्बाद करेगा और लोगों को वैम्पायर्स में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ बेन एक अजीब बात नोटिस करता है कि टाउन में एक भी कार नहीं दिख रही थी और उसे पता था कि ये सारी कार ड्राइव इन में मिलेंगी। वो सूजन की कार की डिग्गी को खोलता है, जिसके अंदर सूजन सो रही थी। यानी दिन में सारे वैम्पायर्स कार की डिग्गी में सो जाते हैं
पेन अभी भी सूजन को मार नहीं सकता था, इसीलिए काम डॉक्टर करने जाती है, लेकिन अचानक से उसे कोई गोली मार के मार देता है। और ये थी सूजन की माँ, जो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब वो बेन और मार्क पे गोलियां चलाना शुरू करती है, जिससे बचकर ये दोनों छुप जाते हैं। तभी बेन देखता है कि अंधेरा होने वाला था और अब वैम्पायर्स बाहर निकलना शुरू करते हैं। वैम्पायर से बचने के लिए बेन और मार्क सनलाइट में भागते हैं, लेकिन कुछ वैम्पायर्स ने बेन को पकड़ लिया था और अब वो उसे काटने की कोशिश करते हैं। तभी मार्क की नजर सामने के बोर्ड पे पड़ती है और वो कार चलाते हुए उस बोर्ड को गिरा देता है, जिससे सनलाइट सीधे वैम्पायर्स पे पड़ती है और उनका शरीर जलने लगता है, जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन सूजन की माँ अभी भी बेन को शूट कर रही थी और मार्क गाड़ी से उसकी माँ को भी उड़ा देता है। दोस्तों, पूरे टाउन में अब यही दोनों जिंदा बचे थे, जिन्हें बार्लो खत्म करने वाला है। लेकिन बार्लो दिन के उजाले में अपने कॉफिन में सोता है और तभी बेन की नजर सामने खड़े एक ट्रक पर जाती है, जिसमें बार्लो का कॉफिन रखा हुआ था, जिसे ये लोग बाहर निकालकर सूरज की रोशनी में रखते हैं और उसे खोलना शुरू करते हैं। लेकिन बेन उसे नहीं खोल पाता। इतने में ही धूप चली जाती है, यानी अब बार्लो बाहर आएगा और ये दोनों लकड़ी का टुकड़ा लेकर तैयार थे। लेकिन बार्लो इतनी फोर्स से बाहर आता है कि इन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता और जान बचाने के लिए ये दोनों शॉप में चले जाते हैं, जहां सूजन बेन पे अटैक कर देती है। ना चाहते हुए भी बेन को सूजन को मारना पड़ता है। उधर मार्क भागकर गिरे हुए बोर्ड के नीचे छुप जाता है। तभी बार्लो बोर्ड को फाड़कर मार्क को पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचकर अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी पीछे से बेन लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह में घुसा देता है और अब बेन ने वही लकड़ी बार्लो के दिल के आर पार घुसा दी थी, यानी उसने बार्लो को खत्म कर दिया था। अब मेन विलन को खत्म करने के बाद ये दोनों टाउन छोड़कर चले जाते हैं और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, नॉवेल की कहानी से मूवी की कहानी में कुछ फेरबदल किए गए हैं। इस मूवी में उस घर के बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि मार्शल हाउस को हुबी मार्शल नाम का एक आदमी ओन किया करता था, जिसने एक दिन अपनी पत्नी को मार दिया था और वो खुद भी मर गया था और उसने खुद को भी फांसी लगाकर खत्म कर लिया था। और उसके बाद 40 साल तक वो घर खाली पड़ा रहा, जिसे बाद में स्टारकर ने खरीदा। जबकि नॉवेल से हमें ये पता लगता है कि 1930s में बार्लो हुबी के कांटेक्ट में था और ये लोग लेटर्स के थ्रू बातें किया करते थे। लेकिन जब हुबी को पता लगा कि बार्लो सही इंसान नहीं है, तो उसने उन सारे लेटर्स को जला दिया। उसे लगता था कि उसने एक डेविल से डील करी है और उसे खत्म करने के लिए उसने पहले अपनी वाइफ को मारा और उसके बाद खुद को फांसी लगा ली। और जब बेन उस घर में गया था तो उसने हुबी के घोस्ट को फांसी से लटका हुआ देखा था और ये ट्रॉमा बेन को हमेशा हॉन्ट करता रहा। लेकिन इस कनेक्शन को इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। साथ ही सूजन कोई भी रियल एस्टेट एजेंट में सेक्रेटरी का काम नहीं करती थी, ये सिर्फ इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, स्टारकर बार्लो का एक लॉयल सर्वेंट है जो बार्लो के लिए शिकार ढूंढ के लाया करता है। अब बात करते हैं कि आखिर स्टारकर का क्या हुआ। जैसा कि हमने देखा कि मार्क ने उसे रॉड से मारकर मार डाला। हालांकि बुक का मार्क सिर्फ उसे चोट दे पाता है, लेकिन उसे घायल देख बार्लो अपने खून की प्यास को रोक नहीं पाता और स्टारकर की आखिरी बूंद तक पी लेता है। अब सवाल कि बार्लो ने सेलम लॉर्ड को ही क्यों चुना, क्योंकि वो टाउन करप्ट लोगों से भरा हुआ था और बार्लो हमेशा ऐसे ही टाउन को शिकार बनाता है जहाँ पे लोगों का फेथ कमजोर हो और वो लोग करप्ट हो। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन सेलम लॉर्ड को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट वैम्पायर मूवी कौन सी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।